जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी के दो शाखाएं होती हैं, जंतु विज्ञान जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी। जंतु विज्ञान जूलॉजी के पिता अरस्तु और वनस्पति विज्ञान बॉटनी के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। हमारा शरीर रूपी मकान कोशिका रूपी छोटी छोटी ईंटों से बना है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, अंगों से शरीर का निर्माण होता है। अब सवाल यह है कि कोशिका रूपी ईंटों को कैसे निर्मित व विकसित किया जाता है। इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे पोषक पोषक पदार्थों से, लेकिन ये पोषक पदार्थ बड़े जटिल होते हैं। हमारा शरीर इनको इनके मूल रूप में ग्रहण नहीं कर पाता है। अतः इन जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में तोड़ना आवश्यक हो जाता है, जिससे ये शरीर के लिए ग्रहण योग्य हो जाते बन सके। जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में तोड़ने की क्रिया को ही उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। यह मेटाबॉलिज्म दो तरह का हो सकता है। पहला, उपचय एनाबॉलिज्म। यह एक सृजनात्मक क्रिया है। इससे नई कोशिकाओं का सृजन, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम अ, 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 इससे इससे नई कोशिकाओं का सृजन और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। दूसरा, अपचय कैटाबॉलिज्म। यह एक विनाशक क्रिया है। इसमें अमोनिया जैसे जटिल पदार्थों का विघटन होता है। श्वसन एवं उत्सर्जन इसी के अंतर्गत आते हैं। जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में तोड़कर जैविक क्रियाओं को संचालित करने वाले कई तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। एंजाइम रूपी हथौड़ी से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पीसकर ग्रहण करने योग्य बनाया जाएगा। दूसरा, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसे पचे हुए भोजन को रक्त रूपी मोटर कोशिका रूपी कारखाने में ले आए। यही मोटर फेफड़े से ऑक्सीजन को लाद कर कोशिका रूपी कारखानों में ले जाएगा। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका रूपी कारखाने में भोजन जलेगा। इसी को श्वसन कहा जाता है। भोजन के जलने से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। ऊर्जा तो शरीर के काम में आ जाएगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त रूपी मोटर के द्वारा फेफड़े तक लाकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्रोटीन जैसे भोज्य पदार्थों के विघटन से अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ बन जाते हैं। यकृत इस विषैले अमोनिया को यूरिया में तोड़कर गुर्दे की सहायता से यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है। इसी को उत्सर्जन कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम एंड अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों तंत्र उपरोक्त सभी तंत्रों का नियंत्रण निर्देशन करते हैं। अतः मस्तिष्क के साथ साथ हार्मोनल सिस्टम उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होता है। अंतःस्राव को ही हार्मोन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे कोशिका का निर्माण होता है। कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है और अंगों से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम।
भोजन का पाचन 33 फीट लंबी पाचक नली में होता है। पाचन क्रिया के निम्नलिखित 5 चरण होते हैं। पहला, भोजन का ग्रहण, इंजेक्शन। पहला भोजन का ग्रहण, इंजेशन। दूसरा पाचन, डाइजेशन। तीसरा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। छोटी आंत की दीवारें पचे भोजन का अवशोषण करती हैं। तीसरा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। छोटी आंत की दीवारें पचे भोजन का अवशोषण करती है। चौथा, स्वांगीकरण, एसिमेशन। अवशोषित भोजन को खून में मिलाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। और पांचवा, त्याग, एक्सक्रीशन। इन चरणों के अंतर्गत सबसे पहले भोजन को मुंह में दांतों द्वारा कतरा जाता है। फिर यह लार में सनकर लुगदी बना दिया जाता है। लार या मुंह में दो एंजाइम निकलते हैं। पहला माल्टोज और दूसरा टाइलिन। ये दोनों एंजाइम स्टार्च का पाचन करते हैं। मुंह के बाद भोजन ग्रास नली से सरकता हुआ आमाशय में पहुंचता है। चूँकि भोजन ग्रास नली में नहीं रुकता, अतः यहाँ इसका कोई पाचन नहीं होता। आमाशय में भोजन की मुलाकात दो रसों से होती है। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और दूसरा जठर रस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को मार देता है और भोजन को अम्लीय या खट्टा बना देता है। जठर रस आमाशय से निकलने वाले एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। आमाशय से निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं। पहला पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन की प्रोटीन को सरल पेप्टोन में बदल देता है। दूसरा रेनिन दूध को फाड़कर इसकी प्रोटीन कैसीन को पचाती है। यह इसे सरल कैसिनोजन में बदल देती है। तीसरा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब भोजन सरकता हुआ छोटी आंत के अग्रभाग पक्वाशय या ग्रहणी में जाता है। अंग्रेजी में इसे डिओडेनम कहा जाता है। पक्वाशय में भोजन की मुलाकात दो रसों से होती है। पहला पित्त रस और दूसरा अग्नाशयिक। पित्त रस पित्तवाहिनी द्वारा पित्ताशय से आता है। यह रस कसैला होता है, अतः भोजन को विषाक्त होने से बचाता है। इसके अलावा यह वसा को एमल्सिफाइड भी करता है। जब वसा के साथ पित्त रस और जल मिल जाते हैं तो इसी को एमल्सिफाइड वसा कहा जाता है। वसा को पचाने वाला लाइपेज एंजाइम एमल्सिफाइड वसा पर कार्य करता है। एमल्सिफाइड वसा इज इक्वल टू वसा प्लस पित्त रस प्लस जल। एमल्सिफाइड वसा इज इक्वल टू वसा प्लस पित्त रस प्लस जल। अग्नाशयिक रस एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। अग्नाशय से निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं। पहला अग्नाशय से निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज एमल्सिफाइड वसा को पचाता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब भोजन छोटी आंत में जाता है। जो भोजन अब तक पच चुका है उसे छोटी आंत की दीवारें अवशोषित कर लेती हैं और यह अवशोषित भोजन रक्त के साथ मिलाकर विभिन्न कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। इसी को स्वांगीकरण कहा जाता है। अनपचे भोजन को अंतिम बार पचाने की कोशिश की जाती है। अनपचे भोजन को अंतिम बार पचाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए छोटी आंत में निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं। निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं। इरेप्सिन और माल्टेज। पहला इरेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और दूसरा माल्टेज अनपचे भोजन को अंतिम बार पचाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए छोटी आंत में निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं। पहला इरेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। दूसरा माल्टेज सुक्रेज और फ्रक्टोज जैसे एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। शेष अनपचा भोजन बड़ी आंत में जाता है। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन को सड़ा गलाकर मल बनाया जाता है। यह मल मलाशय में इकट्ठा होता है। समय समय पर गुर्दा के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। मल में इंडोल एक्सटोल नामक अमीनो एसिड होते हैं जो मल में दुर्गंध का कारण होते हैं। मल में इंडोल और एक्सटोल नामक अमीनो एसिड होते हैं जो मल में दुर्गंध का कारण होते हैं। नोट: लार का पीएच मान 6.8 है।
अपेंडिक्स घास खाने वाले जानवरों में सेलुलोज के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। मनुष्य घास नहीं खाता, फिर भी छोटी आंत और बड़ी आंत के कोनों पर अपेंडिक्स पाया जाता है। इसका मनुष्य में कोई काम नहीं है। यह अवशेषी अंग है जो यह साबित करता है कि मनुष्य के पूर्वज घास खाने वाले रहे होंगे। एंडोल और एक्सटोल एमिनो एसिड्स जो मल की दुर्गंध का कारण होते हैं। पाचन में सहायक ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय। ग्रंथि वह है जिससे कोई स्राव निकलता है। यकृत पित्तरस और अग्नाशय अग्नाशयिक रस के लिए जिम्मेदार होता है। यकृत पित्तरस और अग्नाशय के अग्नाशयिक रस के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए दोनों को ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथि वह है जिससे कोई स्राव निकलता है। यकृत पित्तरस और अग्नाशय अग्नाशयिक रस के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए दोनों को ग्रंथि कहा जाता है। यकृत को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। यकृत लिवर। यकृत को लोक भाषा में कलेजी कहा जाता है। यह गहरे धूसर रंग की 1.5-2 किलो की रचना होती है। यकृत जिन कोशिकाओं से बना होता है उसे हेपेटिक सेल कहा जाता है। यकृत में ही एक गगरी जैसी संरचना होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। यकृत में ही एक गगरी जैसी संरचना होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। यह पित्ताशय पित्त वाहिनी के द्वारा पक्वाशय में खुलता है। रक्त परिसंचरण के दौरान रक्त में पीले रंग का एक जहरीला पदार्थ बन जाता है जिसे बिल्यूरुबिन कहा जाता है। रक्त परिसंचरण के दौरान रक्त में पीले रंग का एक जहरीला पदार्थ बन जाता है जिसे बिल्यूरुबिन कहा जाता है। हेपेटिक सेल रक्त से इस बिल्यूरुबिन को पीती रहती है और इसे पित्त में बदलती रहती है। यह पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है और पित्त वाहिनी के माध्यम से पक्वाशय में जाता रहता है। यहाँ यह वसा को एमल्सिफाइड करके इसके पाचन में सहायक बनाता है। पक्वाशय में जाता है और पित्त वाहिनी के माध्यम से पक्वाशय में जाता है। यहाँ यह वसा को एमल्सिफाइड करके इसके पाचन में सहायक बनता है। अब यदि गंदा पानी पीने या अन्य किसी कारण से पित्त वाहिनी में अवरोध पैदा हो जाए तो पित्त रस पक्वाशय में नहीं आ पाएगा, अतः पित्ताशय भरा रहेगा। ऐसे में हेपेटिक सेल रक्त से बिल्यूरोबिन लेना बंद कर देगी, अतः बिल्यूरोबिन के पीलेपन के कारण शरीर पीला पड़ जाएगा। इसी को पीलिया रोग या जॉन्डिस कहा जाता है। इस रोग में रोगी तेल, घी या अन्य वसाओं का पाचन नहीं कर पाता क्योंकि पक्वाशय में पित्त रस के अभाव में वसा एमल्सिफाइड नहीं हो पाती। ऐसे में लाइपेज एंजाइम काम नहीं करता। यकृत के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक। प्रोटीन के विघटन से अमीनो एसिड के साथ साथ अमोनिया जैसा जहरीला पदार्थ बन जाता है। यकृत इस अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में तोड़ देता है और गुर्दे के माध्यम से यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकलवा देता है। इस तरह यकृत अमोनिया और बिलिरुबिन जैसे जहरीले पदार्थों से शरीर की रक्षा करता है। इसलिए इसे शरीर का नीलकंठ या शंकर जी कहा जाता है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय मेटाबॉलिज्म। हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के विघटन से ग्लूकोज बनता है। यही ग्लूकोज शरीर का ईंधन कहा जाता है, अर्थात इसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम काम नहीं करते तो हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जमा हो जाती है। यकृत इस आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित कर लेता है। जब हम कभी भूखे रहते हैं तो यकृत इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा, वसा के मेटाबॉलिज्म में सहायक।
जब कभी शरीर में वसा की कमी हो जाती है, जैसे दुबले पतले लोग, तो इन्हें ठंडी में बहुत ठंड लगती है। ऐसे में यकृत कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलकर शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। इस तरह यकृत संकटकालीन परिस्थितियों में हमारे शरीर की रक्षा करता है, अतः यह संकट मोचक सिद्ध होता है। अग्नाशय पैंक्रियाज। अग्नाशय पैंक्रियाज। अग्नाशय एक पत्तीनुमा रचना होती है। यह अग्नाशयिक नली द्वारा पक्वाशय में खुलती है। इस नली द्वारा अग्नाशयिक रस पक्वाशय में जाता है। यह रस पक्वाशय से निकलने वाले एंजाइम की क्रिया को तेज करके पाचन में सहायक बनता है। अग्नाशय में लैगरहंस की द्वीपिका पाई जाती है। इस द्वीपिका कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन की खोज बेरिक एंड बेस्टनेक की थी। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए यकृत की मदद करता है। अतः यदि इंसुलिन का स्राव कम होने लगे तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में यकृत की मदद नहीं कर पाएगा। अतः रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी को ब्लड शुगर या डायबिटीज़ या मधुमेह कहा जाता है। इस रोग में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग गुर्दा है। इसके अलावा आँखें और हृदय भी प्रभावित होती हैं। डायबिटीज़ के रोगी ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए व्यायाम करते हैं, मेथी, जामुन आदि का प्रयोग करते हैं। यदि इंसुलिन का स्राव अधिक होने लगे तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए इंसुलिन यकृत की ज़रूरत से ज़्यादा मदद करने लगता है। इसलिए शरीर के लिए आवश्यक ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन में बदल जाएगी। ऐसे में शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति यदि कोई भारी काम करता है तो बेहोश होकर गिर सकता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसी को इंसुलिन आघात या हाइपरग्लाइसीमिया का रोग कहा जाता है। पोषण। पोषण कार्बनिक तत्व, अकार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन CHO, और अकार्बनिक तत्व खनिज, लवण और जल। कार्बोहाइड्रेट यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हम अपने दैनिक कार्यों के लिए लगभग 65% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कई रूप होते हैं जैसे ग्लूकोज शहद और चीनी में, सुक्रोज गन्ना और चुकंदर में, फ्रक्टोज विभिन्न फलों में, और स्टार्च आलू, केला और चावल में। बासमती चावल में एमाइलेज नामक स्टार्च पाया जाता है, इसलिए यह चावल पकने पर लंबा हो जाता है। माड़ी या सेल्यूलोज। बासमती चावल में एमाइलेज नामक स्टार्च पाया जाता है, इसीलिए यह चावल पकने पर लंबा हो जाता है। जैसे माड़ी या सेल्यूलोज, चावल में माड़ी या सेल्यूलोज। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड यह एक कार्बन अणु से बनता है, जैसे ग्लूकोज सबसे सरल होता है। दूसरा डाइसैकेराइड, यह 2 मोनोसैकेराइड से बनता है, जैसे फ्रक्टोज। और तीसरा पॉलीसैकेराइड, यह कई मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है, जैसे स्टार्च सबसे जटिल। नोट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4 कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 4.10 कैलोरी ऊर्जा, और 1 ग्राम वसा बराबर 9 कैलोरी ऊर्जा। इसलिए कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए ऊर्जा के रूप में देखें तो सबसे कम कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, फिर प्रोटीन में होती है, उसके बाद सबसे कम ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में होती है। ठीक। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है। यह मुख्य रूप से नाइट्रोजीनस पदार्थ ही है। इसका सरल रूप एमिनो एसिड है। 20 एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4.10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत सोयाबीन और अंडे की जर्दी को माना जाता है। दालें भी इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रोटीन शरीर का ढांचा बनाती है, मांसपेशियों का निर्माण करती है। हम यूँ कह सकते हैं कि शरीर का अधिकांश भाग प्रोटीन का ही बना होता है। जैसे बाल जैसे बाल और नाखून केराटिन जैसे बाल और नाखून केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। रक्त की हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। रक्त में पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी प्रोटीन के ही होते हैं। डीएनए एंड आरएनए जैसे आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन के होते हैं। एंजाइम प्रोटीन ही है। हड्डियों में लोचशीलता हड्डियों में लोचशीलता प्रोटीन के कारण ही आती है। दूध की सफ़ेदी के लिए कैसीन प्रोटीन तथा पीलेपन के लिए कैरोटीन प्रोटीन जिम्मेदार है। आटे की रोटी बनाने लायक ग्लूटिन प्रोटीन ही करता है। आटे को रोटी बनाने लायक ग्लूटिन प्रोटीन ही करता है। अल्प विकसित देशों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर नामक रोग हो जाता है। इस रोग में बच्चे का पेट निकल जाता है। इसकी कमी से बच्चों में मेरस्मस नामक रोग हो जाता है, जिसमें शरीर सूख जाता है। दूध में प्रोटीन की मात्रा के हिसाब से दूध में सबसे कम प्रोटीन माँ के दूध में होता है, उसके बाद प्रोटीन गाय के दूध में होता है, उसके बाद भैंस के दूध में और उसके बाद कुत्ते के दूध में होता है। कुत्ते के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है। बूढ़ों को युवाओं की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। सामान्य महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जबकि दूध पिलाने वाली महिला को 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। माँ के दूध में गाय के दूध की अपेक्षा कम प्रोटीन होता है। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा कम प्रोटीन होता है। कुत्ते के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। वसा यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह सर्वाधिक कैलोरी तो वसा में होती है, लेकिन शरीर की 65% ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट करता है। दूध, घी, मांस जंतु वसा है। दूध, घी और मांस जंतु वसा है। तेल वनस्पति वसा है। दूध, घी और मांस जंतु वसा है। तेल वनस्पति वसा है। प्रायः जंतु वसाओं को संतृप्त वसा कहा जाता है। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही जम जाती हैं। वनस्पति वसाओं को असंतृप्त वसा कहा जाता है। संतृप्त वसाएं नुकसान करती हैं, क्योंकि ये वसाएं धमनी शिराओं में जाकर जम जाती हैं और कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेती हैं। इसलिए जंतु वसाएं खाने से हृदय संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। असंतृप्त वसाएं अपेक्षाकृत कम नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाती हैं। मछली का तेल भी असंतृप्त वसा है, यह भी नुकसानदायक नहीं होता। वसा शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, बाह्य आघातों से शरीर की रक्षा करती है, शरीर को ग्लैमर भी प्रदान करती है। विटामिन की खोज फंक ने की। हॉपकिंस ने इन्हें सहायक पोषक तत्व कहा। विटामिन हमारे शरीर को तो ऊर्जा नहीं प्रदान करते, लेकिन इनकी कमी से हमारे शरीर में तमाम रोग हो जाते हैं। विटामिन के प्रकार। पहला, घुलनशीलता के आधार पर। पहला, पानी में घुलनशील विटामिन बी एंड सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए, बी, ई एंड के। दूसरा, श्रावण के आधार पर। वे विटामिन जिनका शरीर में श्रावण होता है, विटामिन डी एंड के। वे विटामिन जिनका शरीर में श्रावण नहीं होता है, ए, बी, सी और ई। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए, इसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। इस विटामिन का संश्लेषण यकृत में होता है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। गाजर इसका मुख्य स्रोत है। आम जैसे पीले फल भी इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी, यह कई विटामिन्स का एक समूह है। इस समूह में निम्नलिखित विटामिन शामिल किए गए हैं। पहला, विटामिन बी1, इसे थायमीन भी कहा जाता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। यह विटामिन खमीर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन बी2, इसे राइबोफ्लोविन कहा जाता है। इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है।
विटामिन B5, इसे नियासिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक मानसिक रोग हो जाता है। फॉलिक एसिड, इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है। फॉलिक एसिड, इसकी इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया रोग कहा जाता है। विटामिन B12, इसे साइनोकोबालिन भी कहा जाता है। विटामिन B12, इसे साइनोकोबालिन भी कहा जाता है। इसका मुख्य अवयव कोबाल्ट है, अर्थात यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है। इसलिए इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन C, इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। यह लोहे का अवशोषण करने वाला विटामिन है। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो कि एक दांत संबंधी रोग है। आंवला इसका अच्छा स्रोत है। वैसे तो सभी खट्टे रसदार फलों में यह पाया जाता है। पपीता भी इसका अच्छा स्रोत है। विटामिन डी, इसे कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में इस विटामिन का संश्लेषण शरीर में होता है। इसके अलावा यह विटामिन ए के सभी स्रोतों में पाया जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई, इसे टोकोफेरॉल भी कहा जाता है। यह ब्यूटी विटामिन है। इसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है। यह अंकुरित बीजों में पाया जाता है। विटामिन के, इसे फिलोक्यूनोन विटामिन के, इसे फिलोक्यूनोन कहा जाता है। इस विटामिन के का संश्लेषण आंत में पाए जाने वाले कीटाणु करते हैं। यह विटामिन प्रोथाम्बिन प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होता है। यह रक्त को जमाने वाला प्रोटीन है, अतः विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। खनिज लवण, हमारे शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम और फास्फोरस जैसे 6 तत्व बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे 6 तत्व बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, आयरन इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। इन तत्वों में पहला, कैल्शियम एंड फास्फोरस हड्डी व दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। कैल्शियम चौड़े पत्ते वाले हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन, लोहा हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव है, अतः इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। यह समस्या मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं में पैदा होती है। इसलिए डॉक्टर इन महिलाओं को बोरिक एसिड और आयरन की 100 गोलियां देते हैं। आयरन के अच्छे स्रोतों में मेथी, पुदीना, पालक, धनिया है। करौंदा और अमरूद भी अच्छे स्रोत हैं। मांसाहार में कलेजी इसका अच्छा स्रोत है। तीसरा, कोबाल्ट, यह भी रक्त के निर्माण में सहायक होता है। चौथा, पोटेशियम रक्त परिसंचरण में सहायक होता है। इस तरह इसका संबंध हृदय रोगों से होता है। इसलिए डॉक्टर हृदय रोगियों को सेब खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह सेब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सोडियम, यह शरीर के रक्त दाब एवं परासरण दाब को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ परासरण दाब का अर्थ जल के संतुलन से है। यदि शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है तो जल का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। डिहाइड्रेशन में नमक वाला नींबू पानी पीना चाहिए। छठवां, नाइट्रोजन, इसकी कमी से बच्चों में ब्लू बेबी रोग हो जाता है। सातवां, आयोडीन, इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक खाने से इसकी कमी पूरी हो जाती है। जल, हमारे शरीर में लगभग 70% जल होता है। जल से तो कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, लेकिन शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाएं जल पर ही निर्भर करती हैं। एंजाइम्स एक तरह की प्रोटीन ही हैं। एंजाइम शरीर में होने वाली रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करती हैं, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। रेनिन एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होती है, लेकिन यह 2 से 2.5 वर्ष की आयु तक ही निकलती है। 12-13 वर्ष की आयु आते आते शरीर से इसका बिल्कुल क्षरण हो जाता है।
अतः बड़ी मात्रा में दूध को पचाने का कार्य पेप्सिन नामक एंजाइम करती है। अतः बड़ी मात्रा में दूध को पचाने का कार्य पेप्सिन नामक एंजाइम करती है। संतुलित भोजन वह भोजन जिससे हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो सके, जिससे हमारे शरीर का विकास हो सके, जिससे हमारा शरीर रोग मुक्त रहे, संतुलित भोजन कहलाता है। प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हमें अपने भोजन में 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम वसा तथा अन्य आवश्यक खनिज लवण एवं विटामिन लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 500 इंटू 4 बराबर 2000 कैलोरी, प्रोटीन 100 इंटू 4.10 बराबर 410 कैलोरी और वसा 100 इंटू 9 बराबर 900 कैलोरी, कुल 3310 कैलोरी। यदि संतुलित आहार से अधिक आहार या कम आहार प्राप्त करेंगे तो दोनों स्थितियों में हमारे शरीर में तमाम अनियमितताएं पैदा हो जाएंगी। इसी को कुपोषण कहेंगे। पूर्ण भोजन दूध और अंडा। दूध मीठापन। पूर्ण भोजन दूध और अंडा। दूध का मीठापन लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। खट्टापन लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण होता है। खट्टापन लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण होता है। पीलापन कैरेटीन के कारण होता है और दूध की सफ़ेदी कैसीन के कारण होती है। दही को लैक्टिक एसिड कहा जाता है। भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत, प्रोटीन का प्रतिशत और वसा का प्रतिशत। भोज्य पदार्थ शक्कर कार्बोहाइड्रेट 100% होती है, प्रोटीन और वसा नहीं होती है। घी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है, वसा 100% होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 79% होता है, प्रोटीन और वसा नहीं होती है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट 74% होता है, प्रोटीन और वसा नहीं होती है। मूंगफली में 27% कार्बोहाइड्रेट होता है, 26% प्रोटीन होती है और 40% वसा होती है। गाय के दूध में मात्र 4% कार्बोहाइड्रेट होता है, 3% प्रोटीन होता है और 5% वसा होती है। भैंस के दूध में 5% कार्बोहाइड्रेट होता है, 4% प्रोटीन होती है और 9% वसा होती है। मूंगफली ही ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र शरीर की परिवहन प्रणाली है। इसके माध्यम से पचे हुए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। कोशिका को शरीर का कारखाना कहा जाता है। इसी कारखाने में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन जलता है। इससे ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नुकसानदायक पदार्थ भी बन जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी फेफड़े तक लाता है, फिर श्वसन के माध्यम से इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस परिवहन प्रणाली में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं। पहला रक्त, जो कि मोटर का कार्य करता है। दूसरा वाहिकाएं धमनी और शिरा, जो कि सड़क का काम करती हैं। तीसरा हृदय, जो कि प्लेटफॉर्म का काम करता है। चौथा फेफड़ा, जो कि वर्कशॉप का काम करता है और पांचवा प्लीहा, जो कि रिजर्व ब्लड बैंक है। इस परिवहन प्रणाली में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं: रक्त, वाहिकाएं, हृदय, फेफड़ा और प्लीहा। रक्त ब्लड। रक्त का निर्माण भ्रूण की मेसोडर्म कोशिकाओं से होता है। हमारे शरीर के 7% के बराबर हमारे शरीर में 7% के बराबर रक्त पाया जाता है, अर्थात हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त क्षारीय होता है। इसका pH 7.4 होता है। रक्त का मुख्य कार्य भोजन और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसे विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है और रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना है।
रक्त की संरचना। निर्जीव पदार्थ, सजीव पदार्थ। निर्जीव पदार्थ और सजीव पदार्थ। सजीव पदार्थ में कणिकाएँ। सजीव पदार्थ में कणिकाएँ 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 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी हीमोग्लोबिन के लिए जिम्मेदार, आरबीसी हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी वीर सिपाही और प्लेटलेट्स रक्त को जमाता है। निर्जीव पदार्थ या प्लाज्मा। निर्जीव पदार्थ या प्लाज्मा, यह रक्त का निर्जीव पदार्थ है। इसमें 90% जल होता है। शेष 10% में विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में प्रोथ्रोम्बिन एवं हेपेरिन, कार्बनिक पदार्थों में प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन जैसी प्रोटीन होती हैं। प्रोथ्रोम्बिन घाव लगने पर रक्त को जमाती है, जबकि हेपेरिन धमनी और शिराओं में रक्त को जमने नहीं देती। प्रोथ्रोम्बिन घाव लगने पर रक्त को जमाती है, जबकि हेपेरिन धमनी और शिराओं में रक्त को जमने नहीं देती। अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम क्लोराइड महत्वपूर्ण है। यह शरीर के परासरण दाब को बनाए रखता है, अर्थात जल संतुलन को मेंटेन किए रहता है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विषाक्त पदार्थ भी प्लाज्मा में होते हैं। सजीव पदार्थ या कणिकाएँ। आरबीसी कणिकाएँ। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल, लाल रुधिर कणिकाएँ। इसे इसे एरिथ्रियो इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका मुख्य अवयव हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ लोहा है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। इस तरह हीमोग्लोबिन लोहे का यौगिक है। प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 मिलीग्राम होनी चाहिए। लोहे के कारण ही रक्त लाल होता है। लोहे के कारण ही रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम हीमोग्लोबिन का मुख्य काम ऑक्सीजन का परिवहन करना है। फेफड़े में ऑक्सीजन रक्त की इसी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। फेफड़े में ऑक्सीजन रक्त की इसी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भाग लेते हैं। अतः इन विटामिन की कमी के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। इसी को एनीमिया रोग कहा जाता है। ऊंट को छोड़कर किसी भी जीवधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रति घन मिलीलीटर रक्त में पुरुष में आरबीसी की संख्या लगभग 54 लाख, जबकि महिला में लगभग 48 लाख होता है। इसका निर्माण लाल अस्थिमज्जा बोन मैरो से होता है। इसका निर्माण लाल अस्थिमज्जा बोन मैरो से होता है। WBC वाइट ब्लड कॉर्पस्कल, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। यह शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं, इसलिए इसे वीर सिपाही भी कहा जाता है। यदि शरीर में कहीं भी रोगाणुओं का हमला होता है तो यह तेज़ी से उस स्थान पर पहुंच जाती हैं और रोगाणुओं का भक्षण कर देती हैं। इसलिए इसे भक्षण कोशिकाएं या फैंगोसाइट कहा जाता है। इसे ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। रोगाणुओं को मारने के लिए यह एक प्रतिरक्षी पदार्थ बनाती हैं, जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। WBC शरीर की संवेदनशीलता के लिए भी जिम्मेदार होती है। इस क्रम में WBC के कई रूप होते हैं, जैसे इस्नोफिल्स, बैरोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एटसेट्रा। ये सभी रोग शरीर की संवेदनशीलता व एलर्जी के लिए जिम्मेदार होती हैं। प्रति घन मिलीलीटर रक्त में WBC की मात्रा 5000 से 9000 के बीच होती है। यदि इनकी संख्या 9000 से ऊपर उठने लगती है तो रक्त कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। इस रोग में यकृत, आंत जैसी आंतरिक अंगों से रक्त का स्रावण होने लगता है। WBC आरबीसी की अपेक्षा बड़ी होती है। इनका व्यास 0.007 मिलीमीटर होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है।
प्लेटलेट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। यह रक्त को जमाने के लिए जिम्मेदार होती है। प्रति घन मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 2 से 5 लाख हो सकती है। डेंगू बुखार में इनकी संख्या तेजी से घटने लगती है। प्लीहा या स्प्लीन, इसे तिल्ली भी कहा जाता है। यह शरीर का रिजर्व ब्लड बैंक है जो संकटकालीन परिस्थितियों में रक्त की सप्लाई करता है। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि आरबीसी की मृत्यु यहीं पर होती है। यह आरबीसी का वर्कशॉप भी है क्योंकि यहाँ पर टूटी फूटी आरबीसी की मरम्मत भी होती है। वाहिकाएं, धमनी और शिरा। वाहिकाएं, धमनी आर्टरी और शिरा वीन्स। धमनी, धमनी में ऑक्सीजन मिला शुद्ध रक्त बहता है। यह हृदय के बाएं भाग से धमनी और शिरा, धमनी में ऑक्सीजन मिला शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड मिला अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी, ये हृदय के बाएं ओर धमनी ये हृदय के बाएं भाग से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। शिरा, ये शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं भाग में जमा करती है। धमनी, फुसफुसीय धमनी ही एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और शिरा, फुसफुसी शिरा ही एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में रक्त तेजी से बहता है। शिराओं में रक्त धीमा बहता है। धमनियाँ गहराई में होती हैं जबकि शिराएं ऊपर होती हैं। धमनियों में जगह जगह वाल्व होते हैं जबकि शिराओं में वाल्व नहीं होते हैं। हृदय, हार्ट। नमस्ते सदा। हृदय, हार्ट। हृदय अनैच्छिक पेशियों से बना एक तिकोनी रचना होता है। यह वक्ष गुहा में बाएं तरफ होती है। यह कार्डियम नामक झिल्ली में सुरक्षित रहता है। हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। हृदय की ओर आने वाली शिरा महाशिरा होती है। स्वयं हृदय में रक्त ले जाने वाली धमनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। हृदय एक 4 कोशिकीय रचना है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को अलिंद और नीचे वाले दोनों चैम्बर को निलय कहा जाता है। अलिंद और निलय के बीच कपाट होते हैं जिसे अलिंद निलय कपाट कहा जाता है। दाएं तरफ 3 कपाट होते हैं जबकि बाएं ओर 2 कपाट होते हैं। हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा भरा जाता है जबकि बाएं भाग में शुद्ध रक्त हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा भरा जाता है जबकि बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है जो धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। हृदय, हार्ट। हृदय, अनैच्छिक पेशियों से बना एक तिकोनी रचना होता है। यह वक्ष गुहा में बाएं तरफ होती है। हृदय अनैच्छिक पेशियों से बना एक तिकोनी रचना होता है। हृदय
हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा भरा जाता है, जबकि बाएं भाग में शुद्ध शुद्ध रक्त होता है जो धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। हृदय पंपिंग क्रिया के द्वारा शरीर में रक्त की सप्लाई करता है। पंपिंग क्रिया का अर्थ हृदय का सिकुड़ना और फैलना है। जब हृदय सिकुड़ता है तो धमनियों पर जब हृदय सिकुड़ता है तो धमनियों पर दाब बढ़ जाता है। इस दाब को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। इस प्रेशर के कारण रक्त बाएं अलिंद से निलय में जाता है। रक्त बाएं अलिंद से निलय में जाता है। निलय होता हुआ महाधमनी के निलय होता हुआ महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। इसी दौरान हृदय के दाएं भाग से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फुसफुसी धमनी द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। जब हृदय फैलता है तो दाब घट जाता है, जिसे डायसिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। इससे शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा हृदय के दाएं भाग में भर दिया जाता है। इसी दौरान शुद्ध हुआ रक्त फुसफुसी शिरा द्वारा हृदय के बाएं भाग में भर जाता है। इसी दौरान शुद्ध हुआ रक्त फुसफुसी शिरा द्वारा हृदय के बाएं भाग में भर दिया जाता है। उपरोक्त से स्पष्ट हो जाता है कि शरीर में इस रक्त की सप्लाई सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर पर निर्भर करती है। इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट हो जाता है कि शरीर में रक्त की सप्लाई सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर पर निर्भर करती है। इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। यह ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। स्फिग्नोमीटर में ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होना चाहिए। यदि किसी वजह से धमनियों में अवरोध आ जाता है तो सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है। यदि किसी वजह से धमनी चौड़ी हो जाती है तो प्रेशर घट जाता है। इस स्थिति को हाई या लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दोनों स्थितियों को हाई या लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दोनों स्थितियों में शरीर को सही ढंग से रक्त की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इससे घबराहट, क्रोध, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं पैदा होंगी। हृदय के सिकुड़ने और फैलने को ही हृदय की धड़कन कहा जाता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर करता है। पेसमेकर दाएं अलिंद के ऊपर पाई जाने वाली एक रचना है। इसके खराब होने पर बैटरी से चलने वाला कृत्रिम पेसमेकर लगाया जा सकता है। हृदय की धड़कन का मापन स्टेरोस्कोप आला नामक यंत्र से किया जाता है। इसके अलावा रेडियल नामक धमनी से भी मापन किया जाता है। हृदय का धड़कन एक मिनट में 72 बार होनी चाहिए। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। यह अवधि लगभग 0.8 सेकंड होती है। हृदय को रक्त ले जाने वाली कोरोनरी धमनी में जब कोई अवरोध या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो हृदय को रक्त ले जाने वाली कोरोनरी धमनी में जब कोई अवरोध या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो हृदय को रक्त की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती। इससे सीने में दर्द बना रहता है। इसी को एंजाइना रोग कहा जाता है। इस रोग की जांच के लिए कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। अवरोध व ब्लॉकेज की जांच के लिए एंजियोग्राफी किया जाता है। एंजियोग्राफी के दौरान ब्लॉकेज वाले स्थान पर छल्ला डाल दिया जाता है। इसी को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। जब ब्लॉकेज अधिक होता है तो बाईपास सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी में ब्लॉकेज वाली जगह को काट कर निकाल दिया जाता है। इसके स्थान पर हाथ पाँव व वक्ष के धमनी को काटकर लगा दिया जाता है। इसके अलावा इस रोग में नाइट्रोग्लिसरीन नामक दवा दी जाती है और बीटा ब्लॉकर भी एक दवा है जो हृदय संबंधी किसी भी रोग में दिया जा सकता है। जब इस धमनी में ब्लॉकेज अधिक बढ़ जाता है तब हृदय को रक्त की सप्लाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। ऐसे में हृदय काम करना बंद कर देता है। इसी स्थिति को हार्ट अटैक कहा जाता है। हार्ट अटैक का पहला घंटा गोल्डन आवर कहलाता है।
अब सवाल यह है कि यह ब्लॉकेज किस चीज़ का होता है। उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वसीय अम्ल होता है। इसको स्टेरॉयड भी कहा जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। पहला एलडीएल और एचडीएल। दो तरह का होता है, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। पहला एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और दूसरा एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एलडीएल को बुरा कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो हृदय रोग का कारण एलडीएल को बुरा कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो हृदय रोग का कारण एचडीएल होता है। जंतु वसा खाने से इस तरह का कोलेस्ट्रॉल बनता है। इसलिए डॉक्टर हृदय रोगियों को सूरजमुखी के तेल जैसे असंतृप्त वसाओं को ही खाने की सलाह देते हैं। अन्य तथ्य। हृदय संबंधी गड़बड़ियों की जांच के लिए एक कंप्यूटरीकृत ग्राफिक चित्र बनाया जाता है जिसे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। हृदय जब सिकुड़ता है तो इससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे डब ध्वनि। हृदय जब सिकुड़ता है तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे डब ध्वनि कहा जाता है। इसके फैलने से लव ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि कोई अनियमितता है तो उसके कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हृदय मरमर कहा जाता है। हृदय का पहला प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय का नाम है। ब्लड ग्रुप। रक्त समूहों की खोज लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की। इन्होंने रक्त में पाई जाने वाली एंटीजन प्रोटीन के आधार पर रक्त समूहों का नामकरण किया। यह एंटीजन तीन प्रकार का होता है, ए, बी और ए बी। इन तीनों एंटीजन के आधार पर रक्त समूहों को 4 वर्गों में बांटा गया है, ए, बी, ए बी और ओ। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। इस एंटीजन का विरोध करने वाली रक्त में एक प्रोटीन बन जाती है। इस एंटीजन का विरोध करने वाली रक्त में एक प्रोटीन बन जाती है जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। इस एंटीजन का विरोध करने वाली रक्त में एक प्रोटीन बन जाती है जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी भी 3 प्रकार की